हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सुनना, आवाज आ रही है? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तो हम बाकी सब्जेक्ट के साथ में एनवायरनमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के लगभग 10% आपके एग्जाम्स में इस बार पूछे जाएंगे। एनवायरनमेंट का सिलेबस अपने आप में बहुत विस्तृत सिलेबस है, बट हमको थोड़ा गैस करना पड़ेगा कि आखिर हमारे क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आप कहोगे तो 10 प्रश्न आने वाले हैं, एक तरह से आप कहोगे तो 10 आने वाले हैं, पूरी किताब में से 10 आने वाले हैं, और एक तरह से आप कहोगे 10 आने वाले हैं ना। तो 10 आने वाले नहीं है, 10 ही आने वाले हैं, है ना। तो 10 ही आने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको वो टॉपिक हमें गैस कर लेने हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका मतलब तो इन 10 क्वेश्चनों को ठीक करने से है। सर, हम आइडिया कैसे लगा पाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है एनवायरमेंट के क्वेश्चनों के आइडिया लगाने में। वो इसलिए क्योंकि अपना यूपीएससी जो पेपर कराता है उसमें एनवायरमेंट के क्वेश्चन काफी कम होते हैं, है ना। तो इस वजह से उतना प्रॉपर पता चल नहीं पाता कि आयोग कहां से पूछता है, लेकिन फिर भी एक गेस वर्क जरूर रहता है। यहाँ के पेपरों को एनालिसिस करने के बाद हम बाकी स्टेट के पेपरों को भी हम एनालिसिस करते हैं। मतलब बेसिकली मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। यूपी के पेपर और राजस्थान के पेपर, मध्य प्रदेश के पेपर, और प्रॉपर तरीके से जहां पे भी आरओ के ईओ के एग्जाम आए हुए, मतलब फॉर्म आए हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, उनको तो मैं जरूर तरह से यहाँ पे मैं उनको एनालिसिस कर ही लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें तो एनवायरमेंट का प्रॉपर सिलेबस नहीं दिया इन्होंने कि आखिर एनवायरमेंट में क्या क्या टॉपिक। लेकिन अगर आप पीसीएस के सिलेबस खोल के देखोगे ना प्री का, तो आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक, अच्छा ये टॉपिक इसी तरह से आना है ना। तो वहां पे आपको थोड़ा गैस आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको उतना ही पढ़ना है जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं आपसे ये तो नहीं बोलता कि आपको कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए है, लेकिन पहले इतना पढ़ लेना जितना मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद अन्यत्र अगर आप पढ़ोगे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले इतना जरूर पढ़ना, ठीक है। चले, अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं एनवायरमेंट यानी पर्यावरण के बारे में। देखिए, जब मैं पर्यावरण की बात करता हूं, जब मैं एनवायरमेंट यानी कि जब मैं पर्यावरण की कहानी शुरू करता हूं, तो इसमें इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसमें अलग अलग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। लेकिन सबसे पहले जिस टॉपिक से मैं इसको शुरुआत करना मैं इसकी चाहता हूं, जहां से कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बढ़िया तरह से हमारे पकड़ में आएंगे और हमें रटना नहीं पड़ेगा। एनवायरमेंट कोई ऐसा रटने वाला सब्जेक्ट चीजें नहीं है, और रटने वाली चीजें इसमें जो है वो तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाली है, वो नहीं आने वाली है, ठीक है। हालांकि कुछ चीजें आएंगी जो हमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, समझाता हूं कैसे, ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक में जो उठाने वाला हूं वो मैं उठा रहा हूं यहां पे जलवायु, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। अगर पर्यावरण में कुछ भी हो रहा है, पर्यावरण में अगर कुछ भी हो रहा है, चाहे पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे किसी भी तरह कोई चीज हो रही है, चाहे कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, चाहे तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, चाहे आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे कुछ भी वटेवर हो रहा है, उन सब के पीछे का बेसिक एक फंडा जो मुझे समझ में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सबसे सब टॉपिकों का जो बेस टॉपिक है उसको मैंने यहां पर उठा लिया है, जलवायु परिवर्तन। अब देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलना, क्योंकि अब आपको पता है कि कॉन्सेप्ट बेस पेपर आ रहा है, तो वैसे अब उस तरह से काम चल नहीं पाएगा। तो देखिए, जब मैं जलवायु परिवर्तन की कहानी शुरू करता हूं तो आपको यहां पे सबसे पहले आपको 3 शब्दों को आपको समझना है, 3 शब्दों को आपको यहां पे समझना पड़ेगा। एक चीज आपकी होती है जिसे हम बोलते हैं वायुमंडल, एक चीज आपकी होती है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है जिसे हम लोग मौसम कहते हैं, जिसे हम लोग मौसम कहते हैं, और तीसरी चीज होती है जिसे हम लोग जलवायु कहते हैं। तीसरी क्या होती है आप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु कहते हैं। अब ध्यान रखना सर, क्या अंतर होता है? वायुमंडल क्या होता है सर? पृथ्वी सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो गैसों का मिश्रण होता है इसे बेसिकली वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी सतह के ऊपर गैसों का गैसों का गैसों का जो मिश्रण होता है, मिश्रण, इसे बेसिकली वायुमंडल कहा जाता है। अब ये जो वायुमंडल है, अगर इस वायुमंडल में, मतलब सर किसमें, इस गैसों के मिश्रण में, इस वायुमंडल में अगर हो जाता है क्या,
अल्पकालिक परिवर्तन। सर क्या हो जाता है? अल्पकालिक, अल्पकालिक, ठीक है, अल्पकालिक परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हम कहेंगे मौसम बदल गया। अल्पकालिक परिवर्तन हो गया किसमें? वायुमंडल में। मतलब सर क्या हो गया? अल्पकालिक परिवर्तन हो गया, मतलब सर क्या हो गया? थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या हो गया सर? तापमान बदल गया। थोड़े समय के लिए तापमान बदल गया। सुबह ठंडा था, दिन में गर्म हो गया। क्या बदला सर? मौसम बदला कि वायुमंडल बदला कि जलवायु बदली? अल्प समय के लिए टेम्परेचर बढ़ गया है, शाम को फिर ठंडा हो जाएगा, रात सुबह फिर ठंडा होएगा, तो टेम्परेचर कम समय के लिए बदल गया है। हम बोलेंगे क्या बदल गया? मौसम बदल गया। हम बोलेंगे ठीक है, अगर वर्षा, सुबह वर्षा नहीं हो रही थी, दिन में वर्षा होने लग गई, तो मौसम कुछ समय के लिए बदल गया। हम क्या बोलेंगे? क्या बदल गया? मौसम बदल गया। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता या उमस जिसे हम बोल देते हैं, भाई शाम के टाइम पे थोड़ी बारिश आई, थोड़ी देर के बाद ह्यूमिडिटी बढ़ गई, उमस बढ़ गई, हम क्या बोलेंगे सर? क्या बदल गया? मौसम बदल गया। अब ध्यान रखना सर, मौसम बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मौसम बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है कि ठीक है, भाई मौसम तो बदलना चाहिए है। करिश्मा कपूर ने कह दिया मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मौसम नहीं बदलना चाहिए है। ध्यान रखना, मौसम तो बदलना ही चाहिए है, लेकिन किसका बदलना चाहिए है? इस एनवायरमेंट का। ठीक है, मौसम बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मौसम बदलना चाहिए, मौसम बदलना चाहिए है, ये बहुत आवश्यक चीज है। अगर मौसम ना बदले, सोचो जितनी गर्मी दिन में 12 बजे पड़ रही है, इतनी गर्मी सुबह 4 बजे भी पड़ जाए तो भाई क्या होगा? ये तो प्रॉब्लम बात हो जाएगी, नहीं आएगी? तो मौसम बदलना बहुत आवश्यक है। लेकिन अब ध्यान रखना, अब आप जरा एक बात समझना, एक बात समझना, ये जो मौसम है, मौसम मतलब ये जो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, अगर ये चीजें अल्प समय के लिए बदल रही तब तो अच्छा है, लेकिन अगर अगर मौसम में परिवर्तन दीर्घ काल के लिए हो गया, दीर्घकाल, दीर्घकालीन हो गया, दीर्घकालीन हो गया, मतलब 6 महीने तक लगातार गर्म ही रह गया, 6 महीने तक लगातार वर्षा ही हो गई, ठीक है, 6 महीने तक लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ गई, चलो 6 महीने में ज्यादा बोल रहा हूं, अरे आप कह लो कि 2 दिन तक लगातार गर्म हो गया, दिन रात एक जैसा हो गया, 2 दिन तक, 2 दिन तक लगातार वर्षा हो गई, कैसी आफत आ जाती है। अगर 2 दिन तक ह्यूमिडिटी, उमस बढ़ गई, कैसी पसीना पसीना आफत आ जाती है। अगर मौसम में परिवर्तन दीर्घकालीन हो गया तो हम बोलेंगे क्या बदल गई है? जलवायु में चेंज हो गया है। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जलवायु में परिवर्तन हो गया है। जब क्या हो गया? जब क्या हो गया? दीर्घ समय के लिए, मतलब अधिक समय के लिए, मतलब आप कह सकते हो स्थायी रूप से ताप में परिवर्तन हो गया, वर्षा, रेनफॉल में परिवर्तन हो गया, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता में चेंज हो गया, स्थायी रूप से हो गया, तब हम बोलेंगे कि सर क्या हो गया है? जलवायु में परिवर्तन हो गया। अब एक बात समझ देखिए, आप एक बात समझना, मौसम में तो परिवर्तन होना चाहिए है, कुछ समय के लिए तो होना चाहिए, जरूरी है। अगर सुबह ठंडा है तो दिन में गर्मी ठीक है, रात को फिर ठंडा होना चाहिए, सुबह फिर ठंडा होना चाहिए, लेकिन दीर्घ काल के लिए अगर परिवर्तन हो गया तो क्या ये होना चाहिए है? क्या जलवायु में परिवर्तन होना चाहिए है? नहीं, जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए है। अगर जलवायु में परिवर्तन हो गया, अगर जलवायु में परिवर्तन हो गया तो भैया आ जाएगी बहुत बड़ी आफत। क्या आ जाएगी? बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। ये जलवायु जो है नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन हमारा नहीं होना चाहिए। क्या आपको बात पल्ले पड़ी? ठीक है, अब जरा बात समझते हैं, जलवायु में परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए है, बट हो तो रहा है, हालांकि उतना नहीं हो रहा है, बट हो तो रहा है, इसीलिए तो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हो रहा है। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता तो क्यों पढ़ रहे होते? सब कुछ बढ़िया चल रहा होता क्यों पढ़ रहे होते? एक बात सोचो, अगर सरकार ये बोल दे कि भाई इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सबको 4200 ग्रेड तक की नौकरी मिल जाएगी, तो कोई बंदा कोचिंग पढ़ेगा क्या? आप बैठ के पढ़ोगे क्या? भाई आप क्यों पढ़ेगा? सबको पता है बढ़िया होने वाला है, जब सब अच्छा ही होने वाला है तो कोई आदमी काम क्यों करेगा? बात समझ आ रही है आपका?
अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए बट हो रहा है, इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक की क्या है, महत्ता है। जरा समझने का प्रयास करते हैं। जलवायु परिवर्तन को हम जरा सा और गहराई से समझने का हम इसे प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जलवायु परिवर्तन होना चाहिए क्या? जलवायु परिवर्तन यहां पर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए है। ठीक होगा, ठीक है। जलवायु परिवर्तन होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए है, बट हो रहा है। ठीक है, बट क्या हो रहा है इसमें? परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है उसको समझते हैं। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है जरा हम इसको समझ लेते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। ठीक, चल, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है इसे समझने के लिए सबसे पहली बात जो मुझे समझनी पड़ेगी वो हमें समझनी पड़ेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट। जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है उसका एक प्रमुख कारण जो है आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैंने आपको क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर ये क्या होता है? अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। ध्यान रखना, आपके पेपर में एक प्रश्न तो इसी टॉपिक से रखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए करके, ना आएगा ही आएगा, परेशान होने का नहीं। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है आप ये समझिए, आप ये समझिए। ये है पृथ्वी, ये क्या है? ये पृथ्वी है, ये है सूर्य, ये ऊपर यही आपका सूर्य है, और ये नीचे की आप क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक है, सूर्य से क्या होती है, सूर्य से क्या होती है, किरणें आती हैं, सूर्य से किरणें आती हैं, बंडलों और पैकेटों के रूप में आती हैं, बंडलों और पैकेटों के रूप में आती हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में आइसोलेशन कहते हैं, विकिरण कहते हैं। सूर्य से आइसोलेशन आता है, आप सिंपल ऐसी समझ लीजिए, धरती पर सूर्य से क्या आती हैं, किरणें आती हैं, अभी हमारा यही सब काम है। ठीक है, ये जो सूर्य से पैकेटों और बंडलों के रूप में जो किरणें आती हैं, इन किरणों को, इन तरंगों को हम लोग शॉर्ट वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? शॉर्ट वेव, या इन्हें हम बोलते हैं लघु तरंगे, लघु तरंगे कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लघु तरंगे। ध्यान रखना, जब ये लघु तरंगें पृथ्वी से टकराती हैं, जब ये लघु तरंगें पृथ्वी से टकराती हैं तो पृथ्वी के तापमान को ये बढ़ा देती हैं। सर पृथ्वी का औसत तापमान होता कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान होता कितना है बताया गया है। ये तरंगें जो हैं लगभग 14.5 से लेकर के 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इतना तापमान एक बढ़ा देती है। इतना तापमान करती है पृथ्वी का औसत तापमान, मैं आपको यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं, इतना होता है। अब देखिए समझिए जरा प्रॉब्लम क्या है, फिलहाल इस बात को अभी मैं साइड कर देता हूं। नहीं, ये तरंगे पृथ्वी पड़ेंगी तो तापमान बढ़ा देंगी। अब ये तरंगे इधर पड़ के कहां जाएंगी? धरती के अंदर घुस जाएंगी क्या? नहीं। ठीक है, ये तरंगे क्या करती हैं? पृथ्वी से वापस जाने का प्रयास करती हैं। ये तरंगे क्या करती हैं? पृथ्वी से वापस जाने का प्रयास करती हैं। जरा आप इस बात को ध्यान समझ लेना, ये तरंगे क्या करती हैं? पृथ्वी से अब वापस जाने का प्रयास करती हैं। लेकिन बात क्या है? लेकिन बात क्या है, देखिए यहां पे इनके बाहर जाने के क्रम में, जब ये बाहर जाने का प्रयास करती हैं, जो तरंगे पृथ्वी से टकरा के बाहर जाने का प्रयास करती हैं, इन्हें दीर्घ तरंगे कहते हैं, इन्हें लॉन्ग वेव कहते हैं, दीर्घ तरंगे इन्हें कहते हैं। जब ये तरंगे बाहर जाने का प्रयास करती हैं तो इनके मार्ग में इनका सामना होता है वायुमंडल से। किससे होता है? एनवायरमेंट से होता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे थे अभी? पर्यावरण कह रहे थे। ठीक है, इनका सामना किससे होता है? पर्यावरण से होता है। पर्यावरण में जो बहुत सारी उपस्थित गैसें होती हैं वो इन लॉन्ग वेव को इससे बाहर नहीं जाने देती है। अगर ये लॉन्ग वेव इससे बाहर चली जाती तो यहां का तापमान क्या हो जाता? ठंडा हो जाता। बट ये जो एनवायरमेंट है ये इसको यहां से बाहर नहीं जाने देता है, इसलिए यहां का जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो उच्च रहता है। यहां का जो औसत तापमान है पृथ्वी का वो क्या रहता है? उच्च रहता है। अब जरा एक बात आपको मैं दूसरी समझाने का प्रयास करता हूं। अब एक बात समझिए, देखिए यहां पे एक बात समझिए, एक तो हमने पृथ्वी कॉन्सेप्ट समझा कि ये पर्यावरण ने क्या कर दिया, इन गैसों को, इन लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने दिया, और पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो गया? उच्च हो गया। अब हम जरा सा देखते हैं, ये सूर्य है, ये हमारा सन है, ये नीचे आपका है चंद्रमा, ये नीचे क्या आपका है? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। भैया सूर्य का प्रकाश सभी जगह पड़ रहा है ना। ठीक है,
सूर्य का प्रकाश अगर चांद पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है? अगर चांद पे पड़ रहा है, जरा बात समझना है यहां पे, सूर्य का प्रकाश कहां पड़ रहा है? चांद पे पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो सूर्य का प्रकाश यहां पे पड़ेगा तो भाई टेम्परेचर तो बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो भाई सूर्य का तापमान जब यहां बढ़ा तो यहां का टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया। मैंने तो मान लिया दिन में, मैंने मान लिया यहां पे दिन में टेम्परेचर कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। अब जरा एक बात बताओ, अब जरा एक बात बताओ, लेकिन मैंने देखा कि दिन में तो टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, लेकिन रात में टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया 40 डिग्री। अरे बाप रे, इतना परिवर्तन कैसे हो गया? दिन में जो टेम्परेचर सूर्य की किरण की वजह से 20 डिग्री बढ़ गया था, रात में अचानक वो 40 डिग्री कैसे हो गया? और अगर ऐसा सच में हो रहा है, अगर ऐसा सच में होता है, 20 डिग्री टेम्परेचर दिन में जो है, अगर वो रात में 40 डिग्री होता है, अगर ऐसा चांद पे हो रहा है, तो ऐसा पृथ्वी पे क्यों नहीं हो रहा है? भाई सूर्य की किरणें तो वही शॉर्ट वेव आ रही हैं, वही शॉर्ट वेव आ रही हैं, लेकिन पृथ्वी पे रात का टेम्परेचर भी औसतन उच्च ही है, जबकि चांद पे रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। ठीक है, तब जाके वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, तब उन्होंने पता लगाया कि इसका जो कारण है वो क्या है? ये एनवायरमेंट है। तब उनको पता चला कि चांद पे, ये जो चांद है, यहां पे पर्यावरण, यहां पे पर्यावरण नहीं है। क्या आपको कहानी समझ गई है? ठीक है, चांद पे क्या नहीं है? एनवायरमेंट नहीं है। अगर चांद पे भी एनवायरमेंट होगा, अगर चांद पे भी पर्यावरण होगा, तो भैया क्या होगा? इससे जो जाने वाली शॉर्ट वेव है वो इनको रोक लेगा, वो रोक लेगा, और यहां पे जीवन आसान हो जाएगा। अरे इसी को तो खोजने का प्रयास कर रहे हैं हम, कहीं पे है कि नहीं है? ठीक है, यहां पे भी जीवन रहना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां पे रात का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? यहां पे अब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या नहीं है? ये पर्यावरण नहीं होने की वजह से, ये पर्यावरण नहीं होने की वजह से ये जो तरंगे हैं, ए भैया यहां से गायब हो जा रही हैं। यहां का टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। आपको बात समझ आ गई है? कुछ कहानी आपको समझ में आई? मेरे हिसाब से आपको कुछ कहानी समझ में आई होगी। अब जरा सा मैं इसको तो फिलहाल हटा देता हूं, अब मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ता हूं। देखिए समझिए, यहां पे हमने कहा, अब थोड़ा एग्जाम की तरफ चलते हैं। हमने कहा, हालांकि चल हम सब उसी पे ही रहे हैं, बट थोड़ा समझने का प्रयास करना। हमने कहा कि जब ये दीर्घ तरंगे जब ये पर्यावरण से टकरा रही हैं, तो ये जो पर्यावरण है वो इन दीर्घ तरंगों को उससे ऊपर नहीं जाने दे रहा है। पृथ्वी पे, चांद पे तो है ही, ऊपर नहीं जाने दे रहा है। अरे कोई कारक तो होंगे, कोई फैक्टर तो होगा इस पर्यावरण के अंदर, इस पर्यावरण में ऐसा कुछ तो होगा जो इन तरंगों को रोक ले रहा है, जो इन तरंगों को रोक ले रहा है। कुछ तो ऐसा होगा, तब जाके लोगों को पता चला इसमें है क्या है सर? बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो इन तरंगों को एब्जॉर्ब कर ले रही हैं। सर वो गैसें कौन सी हैं? सबसे पहले तो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है CH4 यानी कि मीथेन है। तीसरी है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है। चौथी यहां पे आपके SF6 और भी बहुत सारी हैं, हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, ये जो गैसें हैं, ये जो गैसें हैं, ये गैसें सर क्या कर रही हैं? इन तरंगों को पृथ्वी से ऊपर, पृथ्वी के एनवायरमेंट से ऊपर नहीं जाने दे रही हैं, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? औसतन उच्च हो रहा है। इसी प्रभाव को, ठीक है, इसी प्रभाव को ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब सर किस प्रभाव को? जब इन गैसों की वजह से, जब इन गैसों की वजह से दीर्घ तरंगे एनवायरमेंट से बाहर नहीं जा पा रही हैं, और मतलब उतनी नहीं जा पा रही है जितनी जानी चाहिए है, बढ़िया तरह से जा रही है, कम जा रही है, जितना हमें यहां पे तापमान चाहिए उतना मेंटेन करके रख रही है। ठीक है, कौन सी तरंगे? कौन सी तरंगे? दीर्घ तरंगे बाहर नहीं जा पा रही है, तो यहां का तापमान क्या है? ठीक है। ठीक है, मतलब औसतन उच्च है। वो किसकी वजह से है? इन गैसों की वजह से है। इन गैसों की वजह से पृथ्वी का तापमान औसत उच्च है।
इसी प्रभाव का हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब जरा एक बात समझो, सब कुछ ठीक था भाई, ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो बढ़िया है। अगर देखिए एक बात समझिए, अगर यहां से ये वायुमंडल ना हो तो यहां बहुत ठंडा हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि दीर्घ तरंग बिल्कुल वापस ना जाए, वो भी इनका थोड़ा बहुत जाना भी जरूरी है। अगर ये बिल्कुल वापस नहीं जाएंगी तो यहां का तापमान औसतन बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगा। यहां का तापमान औसतन क्या हो जाएगा? बहुत उच्च हो जाएगा। तो एनवायरमेंट में ये जो गैसें हैं वो भी एक निश्चित अनुपात में रहनी चाहिए है। ये जो गैसें हैं वो एक निश्चित अनुपात में रहनी चाहिए हैं, तभी जाकर के यहां का जो तापमान है ये लेवल पे रहेगा, मेंटेन रहेगा। अगर वायुमंडल में इन गैसों के अनुपात में गड़बड़ हुआ तो यहां का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यहां पे रहना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्या आपको एक कहानी समझ में आ गई है? अब देखिए मेरी बात सुनिए, आप प्रॉब्लम क्या थी? यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रकृति अपने हिसाब से सब मैनेज कर रही थी, लेकिन मनुष्य है एक जिज्ञासु प्राणी। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य ने क्या कर दिया? इसी बीच में मनुष्य ने क्या कर दिया? इसी बीच में प्रकृति से इसने क्या कर दी? छेड़छाड़ कर दी। किससे कर दी? इसी बीच में मनुष्य ने प्रकृति से छेड़छाड़ कर दी। और जब ये गैसें वायुमंडल में ज्यादा हो गई थी अनंत काल में, कभी ऐसा हुआ होगा, आप ही मान लीजिए, ध्यान रखना, पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करना जानती है। पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करना जानती है। अगर आप पृथ्वी के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो पृथ्वी उसे मेंटेन करना जानती है। जनसंख्या अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी कोरोना बीमारी पृथ्वी लेकर के आएगी, क्योंकि वो अपने आप को मेंटेन करना जानती है। अतिक्रमण होगा तो भी पृथ्वी बाढ़ ले आएगी, मेंटेन कर देगी। बात आपको पल्ले पड़ी, ठीक है? पृथ्वी जानती है मेंटेन कैसे करना है। अब देखिए अनंत काल में पहले कभी क्या रहा होगा? पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। इसी वजह से क्या हुआ? एक बहुत भयंकर बाढ़ आई, एक बहुत भयंकर पृथ्वी पे हलचल हुई होगी। एक बहुत भयंकर क्या हुई? पृथ्वी पे हलचल हुई, जिससे क्या हुआ? पृथ्वी पे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, पृथ्वी पे जो CO2 थी, वो पृथ्वी पे जो कार्बन की मात्रा थी, जब वो ज्यादा हो गई तब पृथ्वी ने क्या कर दिया? उस कार्बन की मात्रा को अपने गर्भ में दबा लिया। क्लियर है? मतलब कैसे दबा लिया, जरा आप बात को समझने का प्रयास करना। एक बात, अगर आपको ये थोड़ा सा अलग तरह की बातें लग रही हैं तो आप इसको दूसरे हिसाब से समझिए। आपको ये लग रहा है मासा जी थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, आप ये समझिए, आज से सालों पहले, आज से हजारों साल पहले, ठीक है, पृथ्वी पे एक बहुत भयंकर भूकंप आया, जिससे पृथ्वी के सतह पे जितने भी पेड़ थे वो सब दब करके नीचे चले गए। और बाद में वो जो लकड़ी थी, आप जानते हैं जब भी कोई चीज पृथ्वी में इतने नीचे दब जाती है कि उसका ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, फिर ये चीज विघटित नहीं होती है, अपना फॉर्म चेंज कर देती है। तो अनंत काल में पहले जब पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए, तब क्या हुआ? उनका ऑक्सीजन से संपर्क टूट गया। इस वजह से ये जो पेड़ थे इन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया और ये क्या बन गया? कोयला। ये क्या बन गया? कोयला। तो कोयला कहां था? पृथ्वी के नीचे था। कोयला कहां था? पृथ्वी के नीचे कोयला था। मनुष्य ने कर दी छेड़छाड़। मनुष्य ने क्या कर दी? छेड़छाड़ कर दी और इस कोयले को निकाल दिया। मनुष्य ने क्या कर दी? खोज कर दी। सर किसकी? इस कोयले की। मनुष्य ने इस कोयले की खोज कर दी। मनुष्य ने क्या कर दी? इस कोयले की खोज कर दी। मनुष्य ने जब कोयला बाहर निकाला, उसको लगा भैया ये तो एक बहुत अच्छा सोर्स है ऊर्जा का। हम लकड़ी जला रहे थे, उससे कम एनर्जी मिल रही थी, ऊष्मा कम मिल रही थी, खाना देर से पक रहा था। ये तो ऊष्मा का अच्छा साधन है, ये तो अच्छा ईंधन है, इससे तो जरा से कोयले में खाना बन जा रहा है। तो मनुष्य ने क्या किया? इस कोयले को जलाना शुरू किया। मनुष्य ने इस कोयले को जलाना शुरू किया। जब कोयले को जलाया गया, कोयला में भैया क्या है? कार्बन।
ठीक है। इसे जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो इसका संपर्क किससे हो गया? ऑक्सीजन से। भाई किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, आपको ये तो पता ही है। इसे इसका संपर्क, कार्बन का संपर्क किससे हो गया? ऑक्सीजन से हो गया। जब कार्बन का संपर्क ऑक्सीजन से हुआ तो भाई क्या बन गई? ये CO2 बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। यानी कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस कार्बन को पृथ्वी ने अपने अंदर दबा रखा था ताकि बैलेंस बना रहे, उस कार्बन को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाला और ऑक्सीजन संपर्क आगे फिर से वायुमंडल में छोड़ दिया। बात आपको पहले बढ़ी है। फिर से हमने कहा छोड़ दिया? उसको वायुमंडल में छोड़ दिया। अब वायुमंडल में क्या हो गई? कार्बन की मात्रा बढ़ गई। वायुमंडल में क्या हो गई? कार्बन की मात्रा बढ़ गई। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या हुआ? देखिए समझिए आपने, अभी तक ये जो दीर्घ तरंगें ऊपर जा रही हैं, इनको रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए पहले, कब? जब प्रकृति से छेड़छाड़ हमने नहीं कर रखी थी, तब इनको रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के 2-4 अणु आ रही होंगी, 2-4 आ रही होंगी, मतलब या तो 10 बार आ रही होंगी। लेकिन जब हमने वायुमंडल में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, हमने कोयले को जला जला करके, भाई खाली कोयले से थोड़ी था, पेट्रोलियम वगैरह सभी तो होते हैं, बहुत ज्यादा हमने जब इसको डाल दिया वायुमंडल के अंदर, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, उसने क्या कर दिया? इन दीर्घ तरंगों को जाने से बिल्कुल रोक दिया। अब बिल्कुल तो नहीं रोकनी थी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। उसने क्या कर दिया? इन तरंगों को बिल्कुल रोक दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या हो गया? औसतन उच्च हो गया। पृथ्वी का तापमान क्या हो गया? जिससे औसतन उच्च हो गया। क्या आप बात पल्ले पड़ रही है? ध्यान रखना, जब पृथ्वी का औसतन तापमान उच्च हो जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ध्यान रखना, जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, पृथ्वी का तापमान अचानक से बढ़ जाता है, तो हमने क्या कहा? पृथ्वी का तापमान जब लॉन्ग टाइम के लिए, अब देखो, अगर कार्बन की मात्रा अगर बढ़ गई है तो एकदम से कम थोड़ी ना होगी, और अगर ये एकदम से कम नहीं होगी तो तापमान भी एकदम से कम थोड़ी ना होगा। तो लॉन्ग टाइम के लिए तापमान बढ़ा ही रहेगा, और जब लॉन्ग टाइम के लिए मौसम में परिवर्तन हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जलवायु परिवर्तन बोलेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? जलवायु में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत परेशानी है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया है? अब जरा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पे एक बात जैसा यहाँ पे और समझ लीजिए, यहाँ पे ठीक हो गया है? जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे बोलना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, अगर मैं निष्कर्ष के तौर पे बोलना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? भाई सबसे पहले हमने क्या किया? कोयला था, कोयले को हमने क्या कर दिया सर? जला दिया। कोयले को हमने क्या कर दिया? जला दिया। कोयले को जला करके क्या हुआ? कार्बन की मात्रा क्या हो गई? कार्बन की मात्रा बढ़ी। ठीक है, मतलब कार्बन का संपर्क किससे हो गया? ऑक्सीजन हो गया जला करके, तो भाई CO2 की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। CO2 की मात्रा बढ़ेगी, अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने से क्या होगा? जब ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा, इनके ज्यादा होने से तापमान औसतन उच्च हो जाएगा, तो उससे क्या होगा सर? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग होने से ही क्या होता है? आपका जलवायु में परिवर्तन होता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से ही जलवायु में परिवर्तन होता है। क्या आपको कहानी समझ में आ गई है? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है? अब जरा बात को समझने का प्रयास करिए। देखिए, अभी तक मैंने बात करी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए एक गैस, कौन सी? CO2। क्या एकमात्र CO2 ही है जो इसके लिए कारक है? क्या एकमात्र CO2 है? नहीं, और भी गैसेस होती हैं। जरा देख लेते हैं कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। देखिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार कैसे हैं? अरे ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो गैस हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, वही गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी जिम्मेदार हैं, और जो गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार हैं
वही गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? सर कौन कौन सी गैसें हैं? देखें, महत्वपूर्ण गैसों की बात करते हैं। जो मुख्य गैसें हैं, मुख्य गैस किसके लिए? ग्रीन हाउस प्रभाव की, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसेस हैं, जरा इनको हम देख लेते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से पहली गैस, सबसे पहला, ठीक है, पहली गैस आपके यहां पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण गैस है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को 60% ये इफेक्ट डालती है, ठीक है। इसके स्रोत क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां कहां से आपके पास आती है, ठीक है। सबसे पहला कोयला, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोयला, कोयले को हम जलाते हैं, कोयले को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। कोयला इसका मेन सोर्स है। दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल को हम जलाते हैं, ये भी कार्बन पैदा करता है। इसलिए अब जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल गाड़ियां नहीं, अब बंद करने को सरकार बोल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ बोल रही है, या फिर गैसेस वाली गाड़ियां, सीएनजी वाली गाड़ियां, इससे भी होता है। इसके अलावा नेचुरल गैसेस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो होती है, इससे भी कार्बन निकलता है, ठीक है। दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित कर, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाली जो सेकंड गैस होती है वो होती है आपकी CH4, मीथेन इसे हम बोलते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है। मीथेन जो है इसका रोल लगभग 20% का होता है, 20% का इसका रोल होता है। इसके जो सोर्स हैं ये कहां कहां से आती है, ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन पूछता है। इसके सोर्स धान का खेत, धान का जो खेत होता है, धान का जो खेत है, इसमें से मीथेन गैस निकलती है। दूसरा, ठीक है, पशु जब जुगाली करते हैं, पशु जब जुगाली करते हैं, पशु जब जुगाली करते हैं, जुगाली आप समझते होंगे, जब बैठे बैठे खाते रहते हैं पशु, ठीक है, पशु जुगाली करते हैं, उससे मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा आर्द्र आर्द्र जल भूमि जो होती है, ठीक है, आर्द्र भूमि, ठीक है, आर्द्र, देखो आर्द्र भूमि क्या होगी? जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी ना, ठीक है। इसे आर्द्र, जो आर्द्र भूमि होती है बेसिकली दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि है ना, मतलब जिस भूमि में नमी की मात्रा ज्यादा है, दलदली भूमि होगी, ठीक है। तो आर्द्र भूमि या फिर दलदली भूमि में भी मीथेन निकलती है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका सोर्स जो है बायोमास, ये भी इसका एक सोर्स है, बायोमास, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप कोई भी सड़ी गली चीज, सड़न जो होती है, सड़न जो होती है, उसमें से भी CH4 मीथेन निकलती है, कोई भी सड़न होती है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है आपका N2O, ये हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, आपको यहां पे लिख लेना है नाइट्रस ऑक्साइड, ये है ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। इसके जो सोर्सेज हैं, ध्यान रखना, उर्वरक का प्रयोग, खेतों में जो उर्वरक का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, इससे जो गैस निकलती है वो नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन, इससे भी नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। रासायनिक जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, दवाई हवाई की जो फैक्ट्रियां हैं, रासायनिक उद्योग जितने भी हैं, इन सब से भी नाइट्रस ऑक्साइड आपकी निकलती है। याद रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो है आपकी जलवायु, वो क्या है आपके यहां पे, सॉरी, ठीक है, जलवाष्प, वो है जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प। ध्यान रखना, जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभाव, ठीक है, इसको प्रभावित करने वाला, ठीक है, इस पे प्रभाव में वृद्धि करने वाला ये सबसे प्रभावी कारक आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे तो प्रभावित कौन करता है, तो जलवाष्प करती है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन ना हो तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड करती है, ज्यादातर ऑप्शन में होता नहीं है, अगर होगा तो ये करेगी, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए जो जलवाष्प है, अगर जलवाष्प जो है ना, अगर आसमान साफ हो, ठीक है, साफ आसमान, आपको याद रखना, साफ आसमान में, ये वायुमंडल में, अगर आसमान बिल्कुल साफ है तब वायुमंडल में जलवाष्प 36 से 66% तक होती है। और अगर आकाश में बादल हो, अगर आकाश में बादल हो, ठीक है, जलवाष्प अपने आप में एक टॉपिक भी आएगा, आगे हम इस पर और भी बात करेंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखना, अभी मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर बादल हो तो इसकी मात्रा 66% से लेकर के 86% तक हो जाती है,
66% से लेकर के 86% तक इसकी मात्रा हो जाती है। किसकी मात्रा? जल वाष्प की मात्रा। सर क्या 4 ही गैसेज हैं? नहीं, कुछ और गैसेज भी हैं, जरा हम उनको भी देख लेते हैं। सर और कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करती हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को इफेक्ट करती हैं? इसमें 5वें नंबर पे आपको एक गैस का नाम लिखना है, लिखो फ्लूरी, ऐसा आप लिखो फ्लूरी, ठीक है, लिखो फ्लूरी, ठीक है। इस गैस का नाम भैया क्या? ठीक है, ये है फ्लूटी, ठीक हो गया है। इस गैस का नाम एक बार मैं देख लेता हूं यार ना, इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम, ठीक है, फ्लोरीनेटेड, ठीक है, फ्लोरीनेटेड ये गैस है, ठीक है। ये जो गैस है फ्लोरीनेटेड गैस, ऐसी एक गैस है, ठीक हो गया है। एक्चुअल में क्या था, पहले से CFC का प्रयोग होता था, CFC का प्रयोग होता था। इसकी जगह पे इस गैस को लाया गया, इसकी जगह पे इस गैस को लाया गया, ठीक है, ताकि ग्रीन हाउस प्रभाव थोड़ा कम हो। ध्यान रखना, फ्लोरीनेटेड जो गैस है वो केवल एक गैस नहीं होती है, कुछ गैसों का समूह होता है। इन सभी गैसों को ही फ्लोरीनेटेड गैस कहा जाता है। इन सभी गैसों में एक गैस तो आपकी जो होती है वो होती है HFC6, ठीक है, HFC6 नहीं, सॉरी, HFC5 एक गैस होती है, जिसे हम लोग हैफनियन कार्बाइड बोलते हैं। हैफनियन कार्बाइड इसे कहते हैं। सेकेंड इसमें जो गैस होती है वो होती है PFC5, जिसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लेना। तीसरी इसमें गैस होती है SF6, जो मैंने भी आपको बताई थी, SF6, जिसे हम बोलते हैं, चाहो तो आप लिख लो, इसे हम बोलते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड इसे कहा जाता है। अगर आपको याद नहीं रखने हैं तो आप केवल ये याद रख लेना, ये सब गैसें क्या होती हैं? ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो क्या आपको ग्रीन हाउस समझ में आ गया है? ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें और भी है, ग्रीन हाउस के बारे में तो नहीं, याद रखना हमारा जलवायु परिवर्तन टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने एक पे बात करी अभी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ठीक है। टॉपिक में अभी काफी सारी चीजें हैं, लगभग इसमें एक लेक्चर आपका और आएगा, देन आपका ये जो ग्रीन मतलब जलवायु परिवर्तन है वो आपका खत्म होगा। एक लेक्चर आएगा, हो सकता है 2 लेक्चर भी आए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आज इसमें हम यही तक बातचीत करते हैं। इससे आगे की बातचीत हमारी कल होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ये सिलसिला जारी रहने वाला है, ठीक, बने रहिए। और अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो देख के इस ऐप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मुझे 9758803949 पे जो पट्टी नीचे चल रही है, इसमें आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।